Questions related to abstract writing. Now let us look at some of the questions that might be in your mind when you're thinking about writing an abstract. जो सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है वो ये है कि हाउ लॉन्ग शुड इट बी. वेल, इसकी लेंथ वेरी करती है. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, बट इट इज डेफिनेटली शॉर्ट. So it can be between 250 to 500 words, and if your supervisor approves of it, a little bit longer. लेकिन इसकी length ज़्यादा नहीं होती because then you don't want it to become another introduction chapter. Second question जो पूछा जाता है वो ये होता है कि what is the best time to write an abstract? The best time to write an abstract is at the end of your thesis. Once you have completed writing your thesis, then it is, you know what is going, what are the results. You're very clear about the key findings, उनकी significance क्या है, आपकी study की contribution क्या है. तो वो बेहतरीन time होता है abstract लिखने का. However, before that, you can always put together a rough draft, या आप उसकी outline बना सकते हैं, which you can sort of come back to later once you have completed your study. फिर यह भी क्वेश्चन किया जाता है कि कितनी डिटेल में इसमें जाना चाहिए. इसमें हरगिज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए. अगर आप फाइंडिंग्स की भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ की फाइंडिंग्स की बात करें, या सब्सटेंशियली इम्पॉर्टेंट उनकी चीज़ों की बात करें, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. हाँ, but you would like to cover all the structural parts of the abstract that we talked about, जो हमने पहले कई दफ़ा उसका जिक्र किया है. यानी उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए, प्रीवियस रिजल्ट उसकी, और जो भी गैप है और मेथोडोलॉजी है, फोकस है, वो सब चीज़ें इसमें ज़रूर होंगी. देन फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि रिजल्ट सब प्रेजेंट किए जाएं, कौन से वाले प्रेजेंट किए जाएं. जो रिजल्ट्स आपको खुद से इम्पॉर्टेंट लगते हैं, you are the best person to decide which results are most important to your study. इसका एक तरीका इवैल्यूएट करने का ये भी है कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस लिखे थे शुरू में, कौन से वो रिजल्ट हैं जो डायरेक्टली उनसे रिलेट कर रहे हैं. याद रखें, once you will do the research, you will realize that there are several other findings that come up and which might be interesting. लेकिन अगर वो आपको डायरेक्टली रिलेट नहीं करे उस रिसर्च क्वेश्चन से, तो इट इज़ नॉट रियली एडविजिबल कि आप उसका एब्स्ट्रैक्ट में जिक्र करें, क्योंकि यू डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग. Then question comes, how specific should be one when you are writing the implications. Now when you're referring to the implications का मतलब यह है कि what is the key argument that emerges from the findings. Remember, findings और implications में फ़र्क होगा. Findings वो हैं जो आपको पता चली, और implications या significance वो है जो उस findings की वजह से जिसकी जो significance है या उसकी वजह से जो आपकी argument बन रही है पूरे थीसिस में, वो उसकी implications हैं. So यहाँ पे ये ख्याल कीजिएगा कि whenever you are writing the implications, don't make tall claims. बहुत ज़्यादा इसकी लंबे चौड़े claims नहीं करने चाहिए, and you should not like overstretch what you have been able to achieve. So talk about the contribution, लेकिन उसको आप ज़रा तरीके से लिखेंगे ताकि इस जहन में रखें कि आपकी रिसर्च की कुछ limitations भी होंगी. You might not want to put the limitations in here. Limitations although you can put, लेकिन usually लोग नहीं लिखते हैं. लेकिन जब claims बनाते हैं या claim करते हैं किसी चीज़ को implications के सेंस में, तो वो आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा संभाल के करते हैं. बहुत ज़्यादा बड़े क्लेम्स नहीं करते कि जिससे आपकी रिसर्च के उस पे पूरे रिसर्च पे अफेक्ट पड़े.